नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम एनसीईआरटी की जो श्रृंखला ने प्रारंभ की थी उस आज वीडियो है। आज हम सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 का अध्याय नंबर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। अब मौर्य सम्राट अशोक के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। अब कब त्याग किया था? कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चाणक्य यानी कौटिल्य ने। चाणक्य और कौटिल्य ये एक ही व्यक्ति है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। कौटिल्य की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र है। और जिसका विषय क्या है? राजनीति। अर्थशास्त्र के कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। इसमें राजा की जो शासन की नीति है उसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। जो तक्षशिला या ये कहाँ था? ये इधर उत्तर पश्चिम का जो भाग था, ये आने जाने का रास्ता था तक्षशिला से। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में था। यानी हम उत्तर से कहाँ जाएंगे? दक्षिणी भारत में जाएंगे तो उज्जैन कहाँ था? उसके रास्ते में आता था। तक्षशिला तथा उज्जैन प्रांतीय राजधानियां थी। यानी जो मौर्य काल की साम्राज्य की प्रांतीय राजधानियां थी, कौन सी थी? तक्षशिला और उज्जैन। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम से कंबल के लिए और दक्षिणी भारत सोने कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक से आता था। वहीं से कीमती पत्थर भी आते थे। और कंबल कहाँ आते थे? उत्तर पश्चिम यानी नेपाल की ऊपर की साइड से कंबल। अब मैक्सथनीज कौन था? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और इसने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी दिए थे और उसने कंधार और ये इधर जो पश्चिमी भारत का हिस्सा है वो उसने चंद्रगुप्त को दिया था। और अपनी जो पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया था, जो एक प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। मैक्सथनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है कि राजा की अंगरक्षक महिलाएं होती थी। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षक थी वो कौन थी? महिलाएं थी। पाटलिपुत्र विशाल प्राचीर से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। अब बुर्ज क्या होते हैं? जैसे ये किला बना हुआ है तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ये पत्थर लगे होते थे ऐसे चारों तरफ इसके, तो ये क्या होते हैं? बुर्ज होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो लकड़ी से बना था, क्योंकि इनके जो अभी मौर्य साम्राज्य के कहीं भी अवशेष नहीं मिले हैं। तो इतिहासकारों का क्या मानना है कि ये संभवतः लकड़ी के बने थे, तभी ये नष्ट हो गए, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। अशोक मौर्य वंश का पहला शासक था जिसने अपने संदेश जनता तक अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाए थे। अशोक क्या था?
पहला मौर्य सा राजा था जिसने अपने संदेश जनता के पास किसके माध्यम से पहुंचाए थे? अभिलेखों के माध्यम से। और जो ये अशोक के अभिलेख है, इसको पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की है? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, क्योंकि उस समय जो आम जनता थी उसकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं। अशोक ने राजा बनने के बाद 8वें वर्ष, कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। यानी अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ने इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुफा एक अभिलेख है, उससे इसकी जानकारी मिलती है। और इस समय वहां एक नंद नाम के राजा का शासन था। वर्तमान उड़ीसा का प्राचीन नाम है और कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे थे। यानी अशोक ने क्या किया था? जो धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों में दूत भेजे थे। और श्रीलंका में किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। और जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है वहां तक अशोक उनके साथ खुद भी गया था। वहां से आगे ये गए थे। अशोक का अभिलेख। अब अशोक के अभिलेख कहां से मिले हैं? मानसेरा अभिलेख और शाहबाज गड्डी, ये दो अभिलेख हैं। ये कहां से मिले हैं? मानसेरा अभिलेख कहां से मिला है? हजारा पाकिस्तान से। और शाहबाज गड्डी कहां है? पेशावर पाकिस्तान में। ये कौन सी लिपि में मिले हैं? खरोष्टी लिपि में मिले हैं। और जो बाकी सभी अभिलेख है वो किस में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। जो खरोष्टी लिपि है वो क्या है? ऐसे दाएं से बाएं लिखी जाती है। और ब्राह्मी लिपि ऐसे जो नॉर्मल अपन लिखते हैं वैसे है। और खरोष्टी लिपि कहां से लिखी जाती है? दाएं से बाएं, ऐसी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब अशोक के लघु शिलालेख। रूपनाथ, सासाराम, गुर्जरा, मास्की, ब्रह्मागिरी, सिद्धपुर, जट्टिंग, रामेश्वरम, एरागुड्डी से ये प्राप्त हुए हैं। यानी अशोक के जो शिलालेख है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? रूपनाथ, सासाराम, गुर्जरा, मास्की, ब्रह्मागिरी, सिद्धपुर, जट्टिंग, रामेश्वरम, एरागुड्डी से। अब जो मास्की, गुजरा, नेत्तुर, उद्देगोलम शिलालेख है वो किसके हैं? अशोक के हैं। और इसमें क्या है? अशोक के व्यक्तिगत नाम का इसमें उल्लेख मिलता है। किस किस में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की, गुजरा, नेत्तुर, उद्देगोलम में। मास्की शिलालेख में अशोक का नाम अशोक देव नाम प्रिय मिलता है। यानी इसकी जो उपाधि क्या थी? अशोक देव नाम प्रिय की उपाधि थी, वो भी इसमें मिलती है। अब अशोक के स्तंभ लेख कितने थे? 7 थे। लेकिन मिले कितने स्थानों से हैं? 6 स्थानों से ये मिले हैं। अब ये कौन कौन से है? दिल्ली, टोपरा। अब ये दिल्ली टोपरा क्यों है? क्योंकि पहले ये कहाँ था? टोपरा में था, टोपरा नामक स्थान में। बाद में इसको कहाँ लाया गया? दिल्ली में। दिल्ली मेरठ वाला कहाँ था? मेरठ में। बाद में इसको कहाँ लेके आए थे? दिल्ली में। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग, ये सभी क्या है? स्तंभ लेख है। अब इसमें एक नोट डाला हुआ है बुक में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके यानी अशोक के धर्म आदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह कथन किसका है? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने चीन में चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा की
पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। यानी चीन की जो दीवार है उसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 2400 साल पहले। क्यों किया गया था? जो उत्तरी सीमा के पशुपालक लोग थे उनसे इसकी रक्षा करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इस अध्याय में इतना ही है। अब नेक्स्ट अध्याय करेंगे, अध्याय 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था। यानी लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ है? 3000 साल पहले। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और जो हड़प्पावासी थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई थी और ये लगभग 3000 साल पहले इसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभ हो गया था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। और जो तमिल साहित्य है उसको क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। यानी जो पहले बौद्ध संगति हुई थी उनमें भी क्या किया था? बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनका संकलन किया था। वैसे ये यहाँ क्या होता था? एक कवियों का संगम होता था, जो सम्मेलन होता था, वहां संकलन किया गया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता है। जो भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की घटनाएं हैं वो किसमें वर्णित है? जातक ग्रंथों में वर्णित है। मथुरा मूर्तियां बनाने का केंद्र था और मथुरा किसानों की क्या बन गई थी? दूसरी राजधानी बनी थी। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। यानी मथुरा में के जो अभिलेख है उनमें ये जो कारीगर जाति है इनका उल्लेख मिलता है। उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरै कपड़े उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। यानी कपड़े उत्पादन के प्रमुख केंद्र क्या थे? वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरै प्रमुख केंद्र थे। कौन रहते थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलना, साधारण हलवाओं को कैडेसियर और आदिममई कहलाते थे। यानी जो भूस्वामी थे उनको क्या कहा जाता था? वेलना कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो देश का उत्तरी हिस्सा था उसमें जो ग्राम का प्रधान था वो क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक कर वसूलने, न्यायाधीश तथा कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। जो न्याय भोजक होते थे वो कभी तो न्यायाधीश का भी कार्य करते थे, पुलिस का भी कार्य करते थे और ये स्वतंत्र कृषक को क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। इस अध्याय में इतना ही है। अब इस अध्याय से आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है? जातक कथाएं किससे संबंधित है? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी दक्षिण भारत में सोना कहां से मिलता था? कर्नाटक से। और जो काली मिर्च थी उसको क्या कहा जाता? काला सोना कहा जाता था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। यानी यहां से हम क्या लेके जाते थे?
काली मिर्च लेके जाते थे और उसके बदले में हम वहां से क्या लाते थे? सोना। एक इतिहास, ये एक भूगोलवेत्ता है, पता नहीं इतिहासकार है, प्लिनी, इन्होंने अपनी रचना में लिखा था कि रोम का जो सोना है वो भारत या हिंदुस्तान के दलदल में समा रहा है। यानी जो काली मिर्च थी वहां उसकी इतनी मांग थी कि वहां का जो सोना था वो भारत में लगातार आ रहा था। यानी उसने क्या कहा था कि एक भारत में एक दलदल है, उसमें रोम का सोना उसमें समा रहा है। चोल, चेर, पांड्य जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। यानी दक्षिण भारत में कौन थे? चोल, चेर और पांड्य थे। कितने साल पहले? 2300 साल पहले। चोल, चेर, पांड्य के दो में महत्वपूर्ण एक चोलों का कौन था? पट्टनपुहार या कावेरी पट्टनम। दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै, महत्वपूर्ण स्थल था। अब दक्षिणी भारत के एक और शासक थे सातवाहन, ये हिंदू शासक थे। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम का भी उल्लेख करते थे। तो ये क्या था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी के बारे में उसकी माँ गौतमी बलत्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। यानी जो सातकर्णी थे उनका उल्लेख कहाँ है कि उनकी माँ थी कौन? गौतमी बलत्री द्वारा दान किया गया था, तो एक अभिलेख मिला है उसमें इसका उल्लेख है। रेशम बनाने की तकनीक का विकास 7000 साल पहले प्रारंभ हुआ था। कितने साल पहले प्रारंभ हुआ था? 7000 साल पहले। जो रेशम के कीड़े होते हैं वो किस पे पाले जाते हैं? सहसूत वृक्ष होता है उस पे ये कीड़े पाले जाते हैं। रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रमुख कौन थे? कुषाण थे। और प्रमुख कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था, जिसके समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाण वंश का शासन था। पेशावर और मथुरा कुषाण वंश के शक्तिशाली केंद्र थे। यानी कुषाण वंश के जो शक्तिशाली केंद्र कौन कौन से थे? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी कुषाण वंश के राज्य का हिस्सा थी। अब जो तक्षशिला थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वो किसका था? कुषाण वंश के राज्य का भी हिस्सा था। सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों से तक जाती थी। उपमहाद्वीप में सबसे पहले, यानी उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण ने जारी किए थे। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। कितने साल पहले शासन किया था? 1900 साल पहले शासन किया था। कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी। अब इस चौथी जो बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। और कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था चौथी बौद्ध संगति का? अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कनिष्क के दरबार में बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वय घोष रहते थे। कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वय घोष रहते थे। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का विकास हुआ था। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसके समय किसका विकास हुआ था? महायान धर्म का ये मुख्य रूप से विकास। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया था।
और यहाँ थेरवार नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप अधिक प्रचलित था। यानी जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था उसका क्या नाम था, थेरवार था। वो यहाँ अधिक प्रचलित था। कहाँ, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में यह प्रमुख रूप से फैला था। यात्री फासियन, इस बुक में नाम क्या दिया गया है, फासियन। फासियन किसका नाम है, फाहियान का। 1600 साल पहले भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया था और इसके 50 साल बाद यानी 1350 साल पहले इत्सिंग आया था। पहले कौन आया था, फाहियान, फिर कौन आया, ह्वेनसांग, और फिर इत्सिंग आया था। चीनी यात्री वापस जाने के लिए बंगाल से जहाज से यात्रा प्रारंभ की थी और जलमार्ग का प्रयोग किया था। फाहियान जब भारत से वापस गया था तो किस रास्ते से गया था, जलमार्ग से गया था और इसने बंगाल से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। अब चीनी यात्री ह्वेनसांग उत्तर पश्चिम मार्ग से मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा था। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपि एकत्रित की थी और अपने साथ ले गया था। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था उसने क्या किया, उत्तर पश्चिम मार्ग से यह वापस एशिया गया था, यानी यह थल मार्ग से गया था। और फाहियान किससे गया था, जल मार्ग से वापस चीन गया था। ह्वेनसांग 600 से ज्यादा पांडुलिपि अपने साथ ले गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और अन्य तीर्थ यात्रियों ने सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। यानी इन्होंने कहाँ अध्ययन किया था, ह्वेनसांग ने नालंदा, जो नालंदा विश्वविद्यालय था वर्तमान में कहाँ है, बिहार में है, वहां इन्होंने अध्ययन किया था। अब भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में मिलती है। भगवत गीता किसका भाग है, रामायण का भी, माफ करना, भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। भगवत गीता में जो महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उन 18 दिनों का इसमें वर्णन किया गया है 18 अध्यायों में। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। 2000 साल पहले किसका उदय हुआ था, ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, बेथलेहम में। अब इसके प्रश्न उत्तर है। दक्षिण पंथ के स्वामी किसको कहा जाता है, सातवाहन शासकों को। मुएदार में ये कौन शामिल थे, ये तीनों, चोल, चेर, पांड्य। अश्वघोष की रचना क्या है, बुद्ध चरित है, और यह किसके दरबार में थे, कुषाण शासक कनिष्क का ये दरबारी कवि था। कौन था, अश्वघोष। और किसकी रचना की थी, बुद्ध चरित की रचना की थी। बोधिसत्व यानी महायान बौद्ध धर्म। ह्वेनसांग कौन था, एक चीनी यात्री था। इस अध्याय में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।